हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी जेईई के हमारे यहाँ पर रहेंगे 2018 के बाद वाले। अब देखो 2018 के बाद वाले सवालों का हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है वो हम यहाँ पर एक एक करते हुए देखते हैं। तो देखो एसएससी जेईई 2018 के बाद वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 18 और 18 के बाद वाले है ना, 18 वाले भी क्यों, क्योंकि इसके बाद से हमारे एसएससी ने क्या कर दिया था, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया था। हल्के से सवाल थोड़े से टफ आने लग गए थे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 18 के बाद वाले सवाल बहुत अच्छे से लगाएं आप लोग, ताकि आप लोग ये जो प्रिपेयर कर रहे हो ना लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो सवाल देखेंगे वो इन्फ्लुएंस्ड सवाल देखेंगे, यानी कि कोई पर्टिकुलर सवाल आया हुआ है, उसी के इन्फ्लुएंस से दूसरा सवाल आप लोगों का जनरेट करके एसएससी ने पूछ लिया है ना। थोड़े नए तरह के पैटर्न से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, What is the thickness of one brick wall made up of the traditional brick? अब देखो सवाल पहले क्या पूछता जा रहा है, पहले पूछ रहा था कि वन ब्रिक थिक वॉल कितने की होती है ना। अब से पहले प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा। अब यहाँ पर देखो बोल दिया इसने ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में, जैसा ट्रेडिशनल ब्रिक की थिकनेस बताओ और वो भी किसमें बताओ, इंचेस में बताओ, है ना। तो अब ये वाला सवाल क्या हो गया, थोड़ा सा इसने इन्फ्लुएंस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरह से इसने पूछ लिया। इस तरह के सवाल आप लोगों से यहाँ पर एसएससी पूछने लगा था। पहले सवाल में ही आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिख जाता है। तो देखो जो ट्रेडिशनल ब्रिक है वैसे तो डिफरेंट साइजेस की आप लोगों को देखने को मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन किस स्टेट में आप लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज है जो आपको मान के चलना है, लेके चलना है, वो आप लोगों को मान के चलना है ये वाला साइज 230 इंटू 116 इंटू 230 इंटू 114 इंटू 76 mm क्यूब का। ये साइज आपको ट्रेडिशनल ब्रिक का याद करके चलना है, ठीक है, जो कि आप लोगों से एसएससी मानता है। एसएससी जो साइज मानता है ना, वो ये वाला साइज आप लोगों को यहाँ पर मान के अपना आंसर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे कहते हैं कि सर वन ब्रिक थिक वॉल है ना। अब देखो वन ब्रिक थिक वॉल अगर मैं मॉड्यूलर साइज में देखता था तो क्या दिखता था, 190 इंटू 90 इंटू 90 वाला साइज दिखता था mm क्यूब के अंदर, ठीक है। जिसमें मैंने बोला आपसे कि अगर यदि आप लोग इस तरह से प्लेस करेंगे, यानी कि 190 वाली साइज को इस तरह से प्लेस किया जाए, यानी कि आपका हेडर दिखे यहाँ पर, तो आप लोग इस तरह की वॉल को क्या बोलेंगे, वन ब्रिक थिक वॉल बोलेंगे, है ना। इसको वन ब्रिक थिक वॉल बोलते हैं आप लोग, है ना, जिसमें यहाँ हेडर प्लेस किए जाते हैं, हेडर सामने प्लेस किए जाते हैं, है ना। हेडर दिख रहे होते हैं आपको, है ना, इस तरह से हेडर सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की वॉल को आप लोग यहाँ पर क्या बोलते आ रहे हैं, अब तक ऐसा बोल के आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर है ट्रेडिशनल ब्रिक में ये वाली साइज कितनी हो जाएगी, अब लोग 230 हो जाएगी, यानी कि 230 को आप ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। अब 230 की थिकनेस आपको निकाल के देनी है इंचेस के अंदर, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता है कि 1 इंच जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है क्या, बिल्कुल। अब आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं कि आप लोगों को यहां पर इसकी ऑलरेडी पता है कि सर ये 230 के आसपास बैठेगी। अब चलो लगा लेते हैं। तो देखो अगर 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर का होता है तो आप लोगों का जो 1 सेंटीमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 डिवाइड बाय 2.54 इंचेस के आसपास, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर कितने सेंटीमीटर की है, 23 सेंटीमीटर, या देखो 230 mm है तो 23 सेंटीमीटर कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 2.54। अब यहां से आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली आंसर पता चल जाएगा। देखो एसएससी के अंदर कैलकुलेशन आती नहीं, आपको भी करनी नहीं, मेरे को भी करनी है ना। आप लोग देखो अगर मैं इसको 25 मानूं और नीचे भी 2.5 से डिवाइड कर दूं 25, देखो अप्रोक्सीमेटली मान लो ना, अप्रोक्सीमेटली में मान लेता तो 25 मान लेता, और इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 2.5 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो कितने आसपास जा रहा है ये लगभग 10 के आसपास जा रहा है, और 10 के आसपास आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, या तो 9 दे रखा है या 10 दे रखा है, ठीक है। 10 के आसपास यही ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अगर देखो ये 25 से थोड़ा सा कम है, ये वैल्यू थोड़ी सी 25 से कम है, देखो ये 23 दे रखा है, 25 से थोड़ा सा कम है ना। और ये वाली जो वैल्यू है ये 2.5 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि आंसर 10 से थोड़ा कम आएगा, दैट मींस 9 ऑप्शन मेरा आंसर टिक कर देना है। वहां पर कैलकुलेटर नहीं देते हैं, इसलिए मैं भी यहां पर कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा हूं, इसी वजह से मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहां पर इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना है, देखो इसको अप्रोक्सीमेटली ये मान लिया 25, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 मान लिया, तो 10 आएगा आंसर। लेकिन 10 के आसपास दो ऑप्शन दे रखे हैं, 9 और 10। अब इसमें से क्या आएगा आंसर, तो देखो ऑब्वियस बात है ये 23 जो है इससे कम है, तो 9 आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, है ना। और 9 के अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर टिक कर देना है।
ये अप्रोक्सीमेट आंसर था, ये अप्रोक्सीमेशन वाले तरीके से निकाला है ना। अब इसको मैं यहाँ पर इससे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका 9 ऑप्शन टिक कर देना आप लोगों को, इस तरह से करना है ना। एसएससी में भी आपको कैलसी नहीं देगा है ना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो आप लोगों को उसी तरह से देखना। एफ्लोरेंस जो है ब्रिक के अंदर वो क्यों आता है बताओ जरा। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस सेशन में बताया, उससे प्रीवियस सेशन में बताया है ना। क्यों आता है? क्योंकि आप लोगों के पास सोडा पोटाश जैसे कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स आप लोगों के यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपके साथ साथ। अब देखो ये हो सकता है पेरेंट क्ले के अंदर मौजूद होते हैं, ये पेरेंट क्ले के अंदर मौजूद होते हैं है ना। तो देखो ये दीज आर द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स दैट सॉल्ट्स इन सोडा पोटाश, ठीक है। ये आपको एक्सेसिव बर्निंग से नहीं मिलता, हाई कंटेंट से भी नहीं मिलता, हाई पोरोसिटी से भी नहीं आता। ये आप लोगों के जो क्ले आई है, क्ले के अंदर सोडा पोटाश या फिर जो एल्कलीज है ना। अगर आपको ये भी नहीं दिखा जाए, आपको एल्कलीज दिखाएगा हुआ है ना, एल्कलीज, तो भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एल्कलीज ऑप्शन में तो एल्कलीज को टिक कर देना। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैशरी वर्क, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर दी 500, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following mineral is responsible for the red color in the bricks। रेड कलर इन द ब्रिक के लिए आप लोग देखोगे तो आप लोग का है ये वाला। अगर यदि येलो कलर की बात करता तो आप लोगों का कौन सा आ जाता, तो आप लोगों का मैग्नीशिया आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। लाइम आप लोगों को नहीं देता है, सिलिका आप लोगों को कुछ नहीं देता, ये स्ट्रेंथ और श्रिंकेज वगैरह को बचाने के लिए काम के आने वाले कंपाउंड्स हैं। टेम्परिंग जो है किसके काम में काम आती है बताओ। बिटुमेन के काम में लेते हैं, पेंट के काम में लेते हैं, सीमेंट के काम में लेते हैं, या ब्रिक के काम में। देखो जब मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कर रहे होते हैं ब्रिक की, उसमें सबसे पहला जो है रहता है जिसके अंदर प्रिपरेशन करनी होती है आपको क्ले की, तो वहां पर आप लोग देखोगे तो जो फाइनल प्रोसेस निकल के आता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले का, दैट वुड बी टर्म्ड एज टेम्परिंग, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले का फाइनल प्रोसेस आपका टेम्परिंग रहता है, तो इसको आप लोग ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर काम में लेते हैं। Which of the following is the burnt in the Hoffman's kiln during the process of manufacturing। देखो अब यहाँ पर बर्निंग की बात आती है, बर्निंग ऑफ द ब्रिक पे आ जाता है ना। तो जब ब्रिक की बर्निंग की जाती है तो उसके टाइम पे आप लोग के पास कुछ पर्टिकुलर चीजें मौजूद है। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि देखो जो ब्रिक की जब बर्निंग की बात करेंगे तो बर्निंग के टाइम पर टेम्परेचर वो अलग मामला है। तो टेम्परेचर कितना रखते हैं आप लोग, 800 या 900 दिख लेना है ना, 900 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं ना। लेकिन सर इतना रखने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए, बिल्कुल। तो देखो यहां पर ना अपने पास दो चीजें मौजूद है, एक तो है क्लैंप बर्निंग, एक है आपके पास किल्न बर्निंग। या तो आप क्लैंप में बर्न करेंगे या किल्न में बर्न करेंगे, ठीक है। क्लैंप बर्निंग जो है अपना ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करते आ रहे हैं जमानों से, ठीक है। किल्न बर्निंग जो है थोड़ा सा नया है ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि किल्न बर्निंग के अंदर आप लोगों के पास भी दो ऑप्शन मौजूद हैं कि या तो आप इंटरमिटेंट किल्न उठा लाएं, या फिर आप लोग उठा लाएं का मतलब है आप लोग प्रिपेयर कर ले, बना लें, है ना। उठा के नहीं लाएंगे है ना, ठीक है। इंटरमिटेंट या फिर आप लोग यहां पर बात करें कंटिन्यूअस किल्न की, है ना। अगर इंटरमिटेंट की बात की जाए तो इसमें दो नाम आपको याद रखना है, एक याद रखना है अप ड्रोट किल्न, एक आपको याद रखना है डाउन ड्रोट किल्न। एक आप लोगों को याद रखना है डाउन ड्रोट किल्न, है ना। अगर वहीं पे कंटिन्यूअस किल्न की बात की जाए, वहीं पे अगर कंटिन्यूअस किल्न की बात की जाए तो इसमें टोटल मिला के 3 किल्न के नाम याद रखो। एक आता है हॉफमैन्स किल्न, एक आता है आपका बुल ट्रेंच किल्न, और एक आप लोग यहां पर आप लोगों को याद रखना टनल किल्न, ठीक है। अब देखो जो बुल ट्रेंच किल्न है ये आपका मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड है इंडिया के अंदर, है ना। ये क्यों आप लोग यहां पर बुल ट्रेंच किल्न को देखोगे, क्योंकि बुल ट्रेंच किल्न की जो इनिशियल कॉस्ट है जो आप लोग यहां पर प्रिपेयर करते हैं इसको, उसकी बहुत ज्यादा लो है ना। पैसे नहीं लगते ज्यादा कुछ खास, लेकिन ये ना फ्यूल ज्यादा खाता है, और साथ के साथ ही इसके अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स भी नहीं मिल पाती है ना। मतलब अच्छी मतलब जो होता है ना कि एक बार मैं जलाऊं तो ज्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स निकले, वो नहीं हो पाता इसके अंदर, है ना। सेकंड आता है हॉफमैन्स किल्न। हॉफमैन्स किल्न जो है ये इससे सुपीरियर है, बुल ट्रेंच किल्न से सुपीरियर है ना। इसके अंदर फ्यूल भी कम लगता है, लेकिन शुरुआत में पैसा जो है बहुत ही ज्यादा ये क्या कर जाएगा, खींच जाएगा, है ना। और साथ के साथ ही देखो ये स्पेस भी कम घेरता है, ये स्पेस ज्यादा घेरता है ना, स्पेस थोड़ा सा। ये वाले मामले आप लोग 2-3 चीजें याद रख लें, है ना। कि देखो बुल ट्रेंच किल्न जो है ये मोर स्पेस घेरेगा, साथ के साथ ही ये आप लोगों को
मोर फ्यूल भी खींचेगा। ठीक है, ये इससे सुपीरियर क्वालिटी का है, ये इससे सुपीरियर क्वालिटी का है, और साथ के साथ ही स्पेस भी लेस लेगा और साथ के साथ ही फ्यूल भी लेस लेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन बात याद करनी है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट लो है, इसीलिए इसको बना लेते हैं, है ना, शुरुआत में कम पैसा लगे, है ना। अब देखो टनल किल्न के बारे में आप लोगों से एसएससी नहीं सवाल करता है, नहीं आप लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, तो जो आप लोगों को चीजें याद रखनी वो ये याद रखना, नाम याद रखना, है ना। अभी इसमें भी इसने सिर्फ नाम पूछा है अभी तक, है ना, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं सिर्फ वही प्रेफर कर रहा हूं आप लोगों को, जो कि आप लोगों को याद एसएससी के हिसाब से रखना चाहिए, है ना। तो ये डाटा आप लोगों को याद करना है बेसिकली। ठीक है, टनल किल्न देखो, अब देखो टनल किल्न नाम से पता है कि ये पूरा कंप्लीटली क्या है, अंडरग्राउंड बनता है ना, इसीलिए इसका नाम टनल किल्न आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब देखो ये आपका किसमें काम आएगा, तो ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये नाम काम में आता है। अब देखो क्लैंप बर्निंग, जिन लोगों को नहीं पता, क्लैंप बर्निंग को मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइड वे में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि क्लैंप बर्निंग से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो देखो मैं फोटो इंसर्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो देखो फोटो इंसर्ट कर लेते हैं, अब देख लेते हैं अच्छे से व्हाट इज द क्लैंप बर्निंग। ठीक है, चलो दिस इज द क्लैंप बर्निंग। अब देखो क्लैंप बर्निंग दिख रहा है, देखो क्लैंप बर्निंग में क्या है कि देखो इसको मैं पहले फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर थोड़ा छोटा कर देंगे, है ना। ठीक है, देखो तो इसके अंदर करते क्या है हम बेसिकली कि आप लोग एक गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया गड्ढा। ठीक है, तो गड्ढा खोदने के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, एक साइड तो फ्यूल रख देना है, एक साइड आपको ब्रिक रख देनी है। फ्यूल ब्रिक, फ्यूल का मतलब है यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ बहुत आसान तरीके से काम करते हैं हम लोग। तो जैसे घास फूस है, जो भी आप लोग वेजिटेटिव मैटर है ना, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल होता है जिसमें आग लग सकती है, वो आप लोग यहाँ पर एक साइड एक कोने में रख देते हैं और एक कोने में आप लोग यहाँ पर ब्रिक रख देते हैं। इस तरह से लेयर्स पे लगा देते हैं आप लोग, और थोड़ा सा आप लोग इसको टिल्टेड वे में लगाते हैं ना ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ताकि डालने में और निकालने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, इसको इस तरह से लगा के इसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद 2 से 3 महीने तक लगभग आप लोग देखो 2 महीने के आसपास का पीरियड लगता है इसको आराम से जलने के लिए। 2 महीने में आप लोग यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है, आपकी ब्रिक्स जल के तैयार हो जाती है, बन के आ जाती है। लेकिन अब देखो अब तो जलिए 2 महीने में, तो अब ठंडे होने में भी टाइम लगेगा ग्राउंड के अंदर है, तो ग्राउंड के अंदर इसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो ग्राउंड के अंदर ठंडा होगा तो 2 से 3 महीने का पीरियड और ले लेता है। तो टोटल मिला के 5 से 6 महीने का पीरियड आप लोगों को लग जाता है एक क्लेम के अंदर पूरी ब्रिक को बर्न करके निकालने के लिए, है ना, क्योंकि ठंडी होगी तभी तो निकालोगे, गरम गरम ईंट तो निकालोगे नहीं आप लोग, है ना। तो इसको कूल डाउन करने में भी इसको प्रोसेस लग जाता है। तो टोटल 6 महीने के आसपास का टाइम पीरियड है ये टोटल लगने वाला है आप लोगों को क्लेम बर्निंग के अंदर, है ना। तो आप लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी देख लें। ये कंपैरिजन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। इन दोनों का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से मामला रहता है इन किल्न बर्निंग। ठीक है, अब बढ़ो, ये ब्रिक आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। एक साइड लिखता हूं मैं क्लैंप बर्निंग, एक साइड लिखता हूं मैं क्लैंप बर्निंग, और एक साइड लिख देता हूं मैं यहाँ पर किल्न बर्निंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब हम एक एक करते हैं कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलो अगर बात की जाए क्लैंप बर्निंग की, तो क्लैंप बर्निंग के अंदर आप लोगों को एक गड्ढा खोदना है, यानी कि आप लोगों को जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लो है। इनिशियल कॉस्ट जो है वो वेरी लो है। ठीक है, समझ में आ गई। किल्न बर्निंग के अंदर इनिशियल कॉस्ट जो है वो आप लोगों की यहां पर हाई लगेगी। समझ में आ गई बात, बिल्कुल, है ना। उसके अंदर तो देखो प्रॉपर फ्यूल डालना पड़ेगा आपको, है ना, उस फ्यूल के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, है ना। किल्न का मतलब है आपने एक प्रॉपर तरीके से किसी चीज को आप मशीन से कर रहे हो, किसी चीज को आप लोग यहाँ पर हैंडमेड कर रहे हो, उतना ही डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं क्लैंप बर्निंग के अंदर, एक किल्न बर्निंग के अंदर, है ना। ठीक है, इसके अंदर इनिशियल कॉस्ट आपकी वेरी लो है, इसके अंदर इनिशियल कॉस्ट आप लोगों की वेरी हाई है। यहां पर ना आप लोगों ने जमीन के अंदर गड्ढा खोदा और कोई मतलब नहीं है ना, उसके अंदर आप लोगों ने ईंटें डाल दी, उसमें लग रहा है 6 महीने का टाइम, है ना। तो देखो, तो जो बर्निंग पीरियड है, बर्निंग पीरियड जो है वो आप लोगों का यहां पर कितना है, बर्निंग पीरियड जो है 2 से 3 महीने का है, और कूलिंग पीरियड भी फिर आप लोगों का, फिर कूलिंग पीरियड भी आप लोगों का यहां पर 2 से 3 महीने का लग जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों का 2 से 3 मंथ का लगने वाला है ना। तो यानी कि यहां से आप लोग जो आप लोग निकालेंगे ब्रिक्स,
वो आप लोगों की एक तरह से आप लोग देखें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इंटरमिटेंट प्रोसेस है। यानी कि एक बार आप लोगों ने यहां पर इसमें इंसर्ट कर दिया, उसके बाद टाइम लगने वाला है ना। तो यहां पर आप लोग यहां पर रेगुलर तरीके से कंटिन्यूअस सप्लाई आप लोग यहां पर देखोगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। कंटिन्यूअस सप्लाई आप लोग यहां से नहीं अचीव कर सकते। यहां पर आप लोगों को कंटिन्यूअस सप्लाई मिल जाएगी। कंटिन्यूअस सप्लाई आप लोग यहां से चाहें तो आप लोग यहां से मिल सकते हो, है ना। अब सर कितनी ईंटें मिल जाती है इसमें, तो देखो क्लैंप बर्निंग में अगर आप देखो ना तो आप लोग यहां पर जनरली अगर मैं बात करूं तो 20,000 से लेके, देखो डिपेंड्स ऑन कितना बड़ा लगाया आप लोगों ने ना, 1 लाख तक की ईंटें आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगी इतनी ईंट्स, है ना। लेकिन कब है, एक इन अ पीरियड, इन अ पर्टिकुलर पीरियड कितना, देखो कितना भी लग सकता है, 5 महीने 6 महीने, अब एग्जैक्ट दिन में नहीं बता सकता आपको ना, इन अ पर्टिकुलर पीरियड। उस पीरियड के अंदर देखो, क्योंकि बर्न करके कूल डाउन होने में कितना टाइम लगेगा, वो लगभग देखो कम से कम 2 महीने इसको बर्न करने के लिए चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 महीने इसको कूल होने के लिए चाहिए। तो टोटल मिला के अगर आप बात करें तो 4 से 6 महीने के आसपास का पीरियड है जो आपका लग सकता है एक पर्टिकुलर क्लैंप के अंदर। तो आप लोग 20,000 से 1 लाख ईंटें मिल जाएगी एक क्लैंप से। ठीक है, वहीं पे अगर इसमें बात करूं तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेली प्रोसेस है ना। इसके अंदर किल्न के अंदर आप लोगों को 20,000 से लेके 30,000 ब्रिक्स पर डे मिल सकती है आप लोगों को, इतनी आप पर डे अचीव कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चीज कि यहां पर जो है 50 से लेके 60% तक फर्स्ट क्लास ब्रिक मिल जाती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, है ना। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि फायर पे किसी तरह का आपको कंट्रोल नहीं है। यहां पर आग लगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, गड्ढे खोद के उसमें फ्यूल डाल के आग लगा दी, अब तो आग लग रही है, उसमें क्या करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, कोई कंट्रोल नहीं है। यहां पर किल्न के अंदर आपको प्रॉपर कंट्रोल मिलता है, प्रॉपर फायर कंट्रोल आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर जो है 80 से लेके 90% तक आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आप लोगों को यहां पर अचीव हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं एक्सीडेंट होने के चांसेस किधर ज्यादा है, तो क्लैंप पे ज्यादा है। स्किल्ड सुपरविजन किधर चाहिए, किल्न में चाहिए, क्योंकि यहां पर इसको किल्न को ऑपरेट कैसे करना उसके लिए स्किल्ड सुपरविजन, उसमें गड्ढा में आग लगाने के लिए तो क्या चाहिए, कोई सुपरविजन नहीं चाहिए, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लैंप एंड किल, है ना। ठीक है, जिसको मैंने लास्ट में से लिखा ताकि हमारी पीडीएफ अफेक्ट नहीं होगी, ताकि जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ना तब आप लोगों को चीजें पता रहे। नेक्स्ट देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है क्लास ए रूफ टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो रूफ टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। रूफ टाइल, अब देखो ब्रिक के अंदर रूफ टाइल कहां से आ गई, देखो जो रूफ टाइल है ना, ये भी आप लोगों की जो है सेम तरह से आप लोग यहां पर देखें तो सेम मटेरियल से बने होते हैं, है ना। ये भी आप लोग क्ले को बर्न करके बनाते हैं, वो भी आप लोग क्ले को बर्न करके बनाते हैं। तो इसलिए जो बर्nt क्ले से जो भी चीजें बन सकती है उनको हम लोग यहाँ पर एक साथ रख रहे थे, है। तो बर्nt क्ले के जो भी आप लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उनसे हम लोग कर लेते हैं। तो जो क्ले है और क्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बेसिकली यहाँ पर इसमें कवर कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं हम रूफ टाइल के बारे में, है ना। रूफ टाइल जो है, जो आप लोगों ने देखा हो ना, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर आप लोगों ने पिच्ड रूफ देखी होगी। अच्छा, आप लोगों ने इस तरह की रूफ देखी है क्या, ड्राइंग में तो बहुत बनाई है ना। तो इन पे ना जब टाइल्स लगाते हैं तो उनको रूफ टाइल बोलते हैं, है ना। अब रूफ टाइल जो है वो आपकी अलग अलग तरीके की आती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट फेमस रूफ टाइल है ना वो आती है आपकी मैंगलोर रूफ टाइल्स में। वही बनती है मैंगलोर में, है ना। कैलकाटा साइड आप लोग यहाँ पर देखोगे तो उस साइड आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। मैंगलोर रूफ टाइल सबसे ज्यादा फेमस है आप लोगों की, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो रूफ टाइल है वो टोटल 2 तरह से चलती है, आप लोग याद रखना। जो रूफ टाइल के बारे में बात करूंगा, रूफ टाइल्स के बारे में, तो रूफ टाइल टोटल 2 तरह से चलती है। पहली रूफ टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी क्लास AA की। 2 कैटेगरी है, क्लास AA और एक चलती है क्लास A। ठीक है, अगर यदि यहां पर मैं बात करूं वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज की, है ना, कि सर जो मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इन परसेंटेज, ठीक है, तो कितनी है। क्लास AA साइज की है आप लोगों की ये 18, इसकी आप लोगों की 20%, यानी कि ऑफ देयर ओन वेट, कि अपने वेट का 18%, अपने वेट का 20% कि ये क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए रूफ टाइल, है ना। नेक्स्ट बात करूं मैं आप लोगों की एवरेज मैक्सिमम
एवरेज मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड। ऐसा नहीं है मैं अपने खुद के हिसाब से कह रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, इसके लिए ना प्रॉपर कोड है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, BIS 654, ये आप लोग जाके देख लेना और उसमें जाके आप चाहे तो मैच भी करके आ सकते हैं। जो एवरेज मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड है क्लास AA टाइल का, वो आपका निकलेगा आपका 1 किलो न्यूटन, और 1 किलो न्यूटन जो है अप्रोक्सीमेटली 102 kgs के अराउंड होता है, ठीक है। वहीं पे क्लास A का बात करूं तो 0.8 किलो न्यूटन, जो कि विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 82 kg अप्रोक्सीमेटली, है ना, ठीक है। अगर बात करूं मैं मैक्सिमम इंडिविजुअल लोड के बारे में, तो ये आपको देखने को मिलेगा 0.89 किलो न्यूटन विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 91 kg, एंड यहां पर बात करें तो 0.67 किलो न्यूटन विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 68 kg, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, एक बार रूफ टाइल पूछ लिया तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है फिर आपसे। देखो तो टोटल मैंगलोर रूफ टाइल दो तरह की आएगी, क्लास AA क्लास A। इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो मैक्सिमम वाली है वो है 18% और 20%। इसका अगर मैं बात करूं एवरेज मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड, यानी कि एक सैंपल आप लोग उठाएंगे, कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स उठा लिए, लेट मी से मैंने एक लोड उठा लिया पूरा का पूरा, उस लोड के ऊपर टेस्टिंग करूं तो जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 किलो न्यूटन के आसपास फॉर द क्लास AA और क्लास A के 0.8। वहीं पे अगर मैं उस पूरे लोड में से एक सिंगल के बारे में बात करूं तो किसी की भी आप लोगों को इससे कम नहीं देखने को मिलनी चाहिए, आप लोगों को, है ना, किसी की भी इससे भी कम नहीं देखने को मिलनी चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो अब ये हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन में अभी हमने टिक नहीं किया, सॉरी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्लास A के लिए 20% पे तो हमने यहाँ पर टिक कर रखा है, तो 20 का मतलब है यहाँ पर 14 से 19% आप लोग का आंसर है, 20% तो मैक्सिमम लिमिट है ना। डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन इन। अच्छा जो स्पेशल शेप है उनके डायमेंशन जो है कौन से हमारे IS कोड्स के अंदर कवर किए गए हैं, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। देखो तो जो IS कोड जिसके अंदर कवर किए गए ना वो है IS आपका 6165, ठीक है, IS 6165। तो ये आप लोगों को बताता है डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक। स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक का मतलब जैसे कि हमने देखा बुलनोज देखा, है ना, बुलनोज देखा, बुलनोज के अलावा स्क्विंट क्लोजर देखा, है ना, इस तरह की जो भी स्पेशल तरीके के हमारे जो शेप थी वो हमें यहां पर देखनी है, IS 6165 में दिखाता है। अच्छा देखो इसके अलावा देखो IS 3461 क्या दिखाएगा, देखा ना IS, ये अब 3461 क्या दिखाएगा, ये आपको बताता है PVC के बारे में। PVC कौन सा, एस्बेस्टोस फ्लोर टाइल के बारे में, PVC एस्बेस्टोस फ्लोर टाइल के बारे में, है ना। इसके अलावा देखो बाकी के IS कोड्स के नाम भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने ना। IS 3951 ये क्या दिखाएगा हमें, ये दिखाएगा स्पेसिफिकेशन फॉर होलो क्ले टाइल्स फॉर फ्लोर एंड रूफ्स, यानी कि रूफ टाइल और फ्लोर टाइल है ना जो होलो टाइप की आती है उनके बारे में आप लोगों को स्पेसिफिकेशन देता है ये। नेक्स्ट आता है IS 1464, है ना, ये वाला देखो दोनों है ना, ये दिखाता है आपको स्पेसिफिकेशन फॉर सीलिंग टाइल्स, है ना। तो सीलिंग टाइल जो है तो छत पे लगेगी आप लोगों की, है ना, सीलिंग पे लगेगी, वो छत का मतलब अंदर से देखो सीलिंग पे लगेगी ना, वो उसके बारे में बात कर रही है ना। तो ये चारों के चारों हमने बता दिए, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये रहेगा, है ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। देखो क्वेश्चन तो टिक तो कर दिया ना मैंने सब पे, हाँ ठीक, सब पे टिक कर दिया। कहीं भूल जाऊं मैं एक्सप्लेनेशन करते करते आंसर पर टिक करना भूल जाऊं तो उससे आप लोग यहाँ पर टिक कर लिया करें, है ना, समझ लिया करें, है ना। मैं चीजें सारी मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि गुड ब्रिक अर्थ के अंदर कितना एल्यूमिना होगा, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, ये तो फर्जी सवाल लगता है आजकल आपको, है ना। चलो देखो मैंने बोला एसएससी बहुत रिपीट करता है सवालों को, है ना, 20 से 30%। जब डिपॉजिट हो जाए आप लोगों के एफ्लुएंस के 10% से ज्यादा बट 50% से कम। अच्छा देखो मैंने आप लोगों को 3 कैटेगरी दिखाई थी, लो मीडियम, मैंने आप लोगों को ये 3 कैटेगरी लिखी थी, और यहाँ पर हाई, है ना। अब देखो क्या होता है ना कि इसी कैटेगरी को ना
कभी कभी ज्यादा बड़े फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो फिर देखो क्या बोलेगा वो बोलेगा स्लाइट, फिर आ जाएगा आपका मॉडरेट, फिर आ जाएगा आपका सीवियर। इस तरह से कैटेगरी चल जाती है आपकी, है ना। तो 10 से 50% के आसपास आपका मॉडरेट में चलता है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी हैवी भी है ना बीच में, हैवी, और फिर आ जाता है आपका यहाँ पर सीवियर। तो देखो इसका कुछ नहीं है, देखो मैं बताऊं टोटल मिला के कैटेगरी 5 कर देता है ये। नील का मतलब बिल्कुल नहीं है, स्लाइड का मतलब लेस देन 10%, मॉडरेट का मतलब 10 से 50%, 50% से ज्यादा वाला हैवी। और इसी हैवी के साथ साथ अगर यदि आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन दिखता है ना जब हम चेक करते हैं, तो अगर बहुत थिकली लाइंस आप लोगों को दिख जाती है तो फिर आप उसको सीवियर बोल देते हैं। या कुल मिला के बात करो तो बिल्कुल एक्सट्रीम रेंज पे पहुंच जाए उसको आप लोग सीवियर के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, ना। इस तरह से 5 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। बट जनरली जो है इन 3 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर। बुक्स में ये 3 ही बताता है, इन 5 में भी कर देना, है ना। पर कुछ ही नहीं है यार इसमें, है ना, देखते पता चल जाता है। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दे दे तो सीवियर कर देना, अदरवाइज आप लोगों को कुछ नहीं दे इसके अलावा तो हैवी कर देना, है ना। वो लिख के दे देगा आप लोगों को, है ना, आपको पता चल जाएगा देखते ही। आइडेंटिफाई करो इस ब्रिक की शेप का। देखो ये ना बहुत से लोगों को देखते लगता है कि सर ये स्क्विंट क्लोजर है, स्क्विंट ब्रिक है, ना। ये देखो आप लोग यहां पर देखोगे ना तो ये जो ब्रिक है कुछ इस तरह की है। देखो जो केंट ब्रिक है इसको केंट बोलते हैं ना, केंट बोलते हैं, मैं पहले बताता हूं आप लोगों को, है ना। देखो केंट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा वो देखो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखो डायग्राम नहीं है मेरे पास, जो स्क्विंट है देखो, अब देखो स्क्विंट से ना डिफरेंट है। देखो स्क्विंट तो क्या था, स्क्विंट तो डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता था, है ना। तो जो स्क्विंट था वो स्क्विंट के बारे में बताता हूं। देखो ये स्क्विंट इस तरह से था आपका, है ना। देखो मैं डायग्राम बना ही लेता हूं, मेरे पास है नहीं डायग्राम, है ना। तो देखो ये आपका स्क्विंट था, ये आपका स्क्विंट था, है ना। देखो ये इस तरह का था स्क्विंट, है ना, कुछ इस तरह का था स्क्विंट, ठीक है। स्क्विंट क्लोजर कुछ इस तरह का था। नॉर्मल ब्रिक में से आप लोगों ने आगे से इस तरह से काट लिया था, है ना, इस तरह से कट गया था, ठीक है, इस तरह से कट गया था, है ना। दिस इज द स्क्विंट, दिस वाज द स्क्विंट, है ना। थोड़ा सा बन नहीं रहा अच्छा सा, है ना, मैं अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूं आप लोगों के सामने, है ना। डायग्राम थोड़ा सा पूरा अच्छा बना लेता है ना। चलो देखो स्क्विंट क्लोजर कुछ इस तरह का था ये, ठीक है। अब कैंट देखो, कैंट जो है वो साइड से इस तरह से कटा हुआ है ना। तो स्क्विंट के अंदर इसके अंदर थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा, है ना। थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। और साथ में एंगल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसका एंगल आपको ज्यादा देखने को मिलता है, इसका एंगल आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली, है ना। 30 से भी कम का एंगल दिख रहा होगा उसके अंदर, ना। 30 से 50 का कम का एंगल है, ये 90 तक का एंगल चला जाता है इसमें, है ना। तो स्क्विंट के अंदर इसके अंदर ये डिफरेंस है कि एंगल्स जो है आगे से काटा हुआ है वो अलग है ना। ये 30 से कम का एंगल पे कटा हुआ है, ये आप लोगों का यहाँ पर देखो तो ये 90 तक के एंगल का कटा हुआ है। 30 से 60 के आसपास का मान लो इसका, उसका 60 से 90 के आसपास का मान लो आप लोग, है ना। वो लगभग 90 तक पहुंचता है वो स्क्विंट क्लोजर, है ना। तो ये जो है कैंट कहते हैं इसको। बुल नोज तो आप लोगों ने देख लिया, क्वीन क्लोजर किंग क्लोजर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, है ना। साइज जो है स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का एज पर डी आईएस कोड आप लोगों को कितना है बताओ जरा। तो आप लोगों को पता है 19299, है ना। ये आप लोगों से जब तक नॉमिनल नहीं बोलेगा ना तब तक आंसर इसका यही रहने वाला है ना। तो इसका पर्टिकुलर का सवाल का आंसर बी रहेगा जब तक नॉमिनल नहीं दे रहे। नॉमिनल देते फिर 20 into 10 10 कर देंगे। व्हाट शुड बी अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक अप टू क्लास 12.5। देखो मैंने आप लोगों को ये लिखाया था कि देखो जो आपकी क्लास है अप टू 12.5 और एक है आप लोगों की ओवर 12.5। इन दोनों की जो ग्रेड्स हैं इनमें मैंने वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में बात किया कि देखो एक ग्रेड है 12.5 ग्रेड का मतलब है कि ऐसी ब्रिक्स जिनकी 12.5 मेगापास्कल से कम की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना आप लोगों की ये कहलाएंगे आप लोगों की यहाँ पर कौन से वाले, ये कौन से क्लास के अंदर आ जाएंगे बताओ जरा। ये आ जाएंगे आप लोगों के यहाँ पर लोअर क्लासेस के अंदर। मैंने आपको बताया था देखो कि 12.5 और ऊपर तक बताया 35 तक, है ना। यहां से मैंने चालू किया था देखो 35 ग्रेड, है ना। फिर उसके बाद मैंने 30 बोला था, फिर मैंने 25 बोला था, ऐसे करते करते 12.5 और फिर लास्ट में नीचे नीचे 3.5 तक, है ना। तो ये वाली कैटेगरी थी। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20% तक हो सकती है, मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और इनकी जो थी ये मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों को मैंने बोला था 15% के आसपास ऑफ द ड्राई वेट। तो 15% मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखेगा फॉर दी ओवर 20.5 फॉर। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा अप टू तक का, है ना, अप टू तक का पूछा है। तो अप टू के लिए आप लोग देखेंगे तो अप टू के लिए 20% आप लोग यहाँ पर निकल के आएगा ऑफ द ड्राई वेट। अगर ओवर कर देता ना, वो ओवर करते आपका आंसर चेंज हो जाता। मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
3.5 क्लास वाली ब्रिक के बताओ। तो ये 3.5 क्लास नाम का यही है ना आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब 3.5 मेगापास्कल, 3.5 मेगापास्कल ये वाली क्लास का मतलब यही है। क्लास 3.5 का मतलब मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 3.5 मेगापास्कल रहने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करेक्ट आंसर निकलेगा फॉर दिस 14th क्वेश्चन, है ना। देखो 12.5 का मतलब है ग्रेड 2 की आपकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 12.5 मेगापास्कल है, ठीक है। समझ में आ गई, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। यानी कि 12.5 ग्रेड की ब्रिक लाऊंगा ना, तो उसकी कम से कम एवरेज स्ट्रेंथ 12.5 से ज्यादा निकलेगी, 12.6, 12.7, 12.8। तो उसका कैटेगराइजेशन हमने 12.5 में कर दिया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। डिफेक्ट जिसके अंदर व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिलते हैं ब्रिक सरफेस के ऊपर, तो क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट पैचेस एफ्लोरेंस में देखने को मिलता है। ब्लॉटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, ये इसके अंदर कार्बन कंटेंट की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर, वो तो आप लोगों को दिख ही जाता है जनरली, है ना। स्पोर्ट्स तो किसी भी चीज का स्पोर्ट हो सकता है। ब्लिस्टर डिफेक्ट जो है आप लोगों को पेंट में पढ़ाऊंगा मैं, ना। ये पेंट का डिफेक्ट है, ये इसका नहीं है, ना। पेंट के अंदर आता है ये। Which of the following ingredient जो है क्ले ब्रिक के अंदर रेड कलर देते हैं, तो ये तो देखो कितनी बार, देखो अगेन फॉर्म ऑन शिफ्ट का है। कंसीडर करो इन स्टेटमेंट्स को, बताओ जरा ये स्टेटमेंट। अब अच्छा इस स्टेटमेंट को पढ़ो और इसका आंसर देना है। ये 30/10/2020 का आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर्स। Unburnt or sun-dried bricks should not be used at the places exposed to heavy rains. अब देखो यहाँ पर ये सिंपली बताओ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि जो हमारी ऐसी आप लोग यहाँ पर इस तरह की ब्रिक यूज कर रहे हैं जिसको आप लोगों ने क्या किया, सन के प्रेजेंस में सुखाया है ना, या फिर क्या है कि अनबर्न्ट है। देखो ये दोनों के दोनों देखना अनबर्न्ट है, अनबर्न्ट लिखा है, अनबर्न्ट और सन ड्राइड, ठीक है। अनबर्न्ट का मतलब है अभी प्रॉपर तरीके से जली नहीं है, प्रॉपर तरीके से जली नहीं है, प्रॉपर तरीके से सन ने ड्राई नहीं की है ना। तो ऐसे को आप लोग टेम्परेरी और चीप कंस्ट्रक्शन में काम लेंगे, बिल्कुल सीधी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जिस प्रॉपर ब्रिक को आपने प्रॉपर तरीके से जलाया नहीं, अनबर्न्ड है वो, है ना, या फिर आपने प्रॉपर तरीके से सन के एक्सपोजर में रखा है, सिर्फ क्या किया, सन के एक्सपोजर में रखा है, अनबर्न्ड कह दो या सिर्फ सन ड्राइड ब्रिक्स है, जलाया नहीं है, सिर्फ सन के टेम्परेचर में आपने रख के लेके आ रहे हैं, क्या होगा बताओ जरा। प्रॉपर तरीके से जलाओगे नहीं तो स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी ना। तो ऐसी जगह को तो आप टेम्परेरी और चीप स्ट्रक्चर्स के अंदर ही काम में ले सकते हो। ऐसी ईंटों को तो कहां काम में लोगे जिसको प्रॉपर जलाया नहीं, जब उसको जलाओगे उसी के बाद तो काम में लोगे ना यार। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जहां पर हेवी रेन्स वगैरह कुछ भी दिक्कत हो तो मिट्टी है प्रॉपर तरीके से, सिर्फ सन ड्राइड ही है। सन से ड्राई, सन के प्रेजेंस में मैंने क्या किया, मोल्ड के अंदर कास्ट कर दिया, जलाने की जगह मैंने यहाँ पर सीधा उठा लाया, सुखा के उठाया, तो वो तो आपकी प्रॉपर मिट्टी है ना, वो तो जला नहीं है ना। तो जला नहीं तो उसको पानी में रखोगे तो बह जाएगा, मिट्टी तो है वो, है ना। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो दोनों के दोनों आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों के दोनों सही है ना, स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सन ड्राइड ब्रिक्स को सिर्फ आप टेम्परेरी और चीप जगह पर काम में लोगे। सन ड्राइड का मतलब अनबर्न्ड है, जला ही नहीं है, आप लोगों ने जला दिया है तो फिर यार फिर तो आप लोग कहीं भी यूज करो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू IS 1077 जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्लास डिजिग्नेशन 15 की कितनी निकल जाएगी बताओ जरा। 15 की 15 मेगापास्कल, दैट मींस 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो बहुत इजी तरह के सवाल पूछे गए हैं यार, है ना, बहुत इजी तरह के सवाल है ना। PMC से इजी है अपने, है ना, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक चीजें डिस्कस कर दी स्टार्टिंग में, है ना। हर एक का मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को आगे बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाली चीजें, है ना। एक्सेस के अंदर सिलिका को अगर डाल दिए तो क्या करेगा, ये आप लोग का ब्रिटल कर देगा और वीक कर देगा बर्न करने में, है ना, ब्रिटल और वीक बना देगा, लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगा, है ना। ये भी हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको देखो, ये भी इजी सवाल है। देखो देखने में लग रहा है, एक बार देखो, एक बार देख के ट्राई करना है आप लोगों को खुद से, है ना, खुद से ट्राई करना, देखो क्या आता है आज। तो देखो मैं बता देता हूँ, बहुत इजी टाइप का सवाल है। इसमें सैंपल ले रखे हैं आपको बर्न क्ले ब्रिक के, 5 डिफरेंट एजेंसीज दे रखी है। यहाँ पर इसने कह दिया कि 5 अलग अलग जगह से मैंने सैंपल उठाए हैं, A1 से लेके A5 तक का सैंपल उठाया है। सैंपल डालने के बाद उनको टेस्ट किया, उनका रिजल्ट आप लोगों को टेबल फॉर्मेट में दे दिया। जो क्राइटेरिया है अडॉप्ट किया गया हमने क्लास 15 तक का या उसके ऊपर तक का आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, क्लास 15 और उसके ऊपर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आप लोगों को कौन से सैंपल जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको रिकमेंड करना है, ये बताओ आप। 2 चीजें ध्यान रखनी है इस पूरी चीज में। आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है क्या,
कि आप लोगों को 5 सैंपल्स दे रखे हैं, कौन सी क्लास के, क्लास 15 के। क्लास 15 का मतलब क्या होता है कि इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 15 मेगापास्कल। ठीक है, आपको यहां पर दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, है ना। इसको चेंज कर लो आप लोग, है ना। देखो 1 मेगापास्कल के अंदर, या 1 मेगापास्कल को मैं लिखूं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर, आप लोग यहां पर लगा दें, बना लो। चलो देखो, तो यहां पर देखो, इसको मैं ना चेंज करके बता देता हूं यूनिट। देखो 1 न्यूटन का तो 1 न्यूटन, mm को यहां पर मैं मीटर में चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का बन जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी को मैं यहां पर कह सकता हूं क्या, 10 की पावर 3 के अंदर चेंज करूं तो 10 की पावर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मेगापास्कल जो है, 1 मेगापास्कल या 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है वो 10 की पावर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर रहता है। ठीक है, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो आप लोग अगर यदि 15 मेगापास्कल की पूछे तो 15 मेगापास्कल किसके बराबर आ जाएगा, 15,000 किलो न्यूटन पर mm, सॉरी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा, है ना। अच्छा देखो, जो 15,000 से ऑलरेडी कम है उनको पहले हटा दो। देखो क्लास 15 से ऊपर वाले टेस्ट किए आपने, क्लास 15 से ऊपर वाली चीजें आप लोग देख रहे हो। क्या कहना है, 5 डिफरेंट एजेंसी से मैं उठा के लाया हूं और क्लास 15 वाली ब्रिक्स हैं, क्लास 15 या उसके ऊपर वाली ब्रिक्स हैं, यानी क्लास 15 की, क्लास 20 की। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। तो ये वाला तो ऑलरेडी खत्म है, ये वाला ऑलरेडी खत्म है। इन दोनों को तो आप वैसे ही काम में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो ये तो आप लोगों के क्या नहीं आ रहा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बता रहा ना, ये तो अच्छे से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही कम आ रही है। अब आप लोग किसको काम में लेंगे, तो देखो आप लोगों का A3 सैंपल गया, A3 सैंपल को काम में नहीं लेंगे, A5 सैंपल बेकार बनाया है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप जो सैंपल काम में ले सकते हैं वो ले सकते हैं, A1 काम में ले सकते हैं, A2 काम में ले सकते हो और साथ के साथ A4 काम में ले सकते हैं। अब देखो, अब मुझे पता है कि क्लास 12.5 से ऊपर वाली ग्रेड, क्लास 12.5 से ऊपर वाली ग्रेड के अंदर आप लोग क्या करते हैं, जो आप लोग यहां पर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 15% तक लिमिटेड रखते हैं। अब देखो इसमें से भी इसकी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20 आ गई, तो ये वाला ग्रेड भी उड़ गया, A1 ग्रेड भी क्या कर गया, उड़ गया, A1 ग्रेड भी गया बाहर। तो अब आप लोगों का कौन सा ग्रेड बचा है, एक बचा है A2 ग्रेड, एक बचा है A4 ग्रेड। तो A2 और A4 जो है यही करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर निकाल के बताएंगे, क्योंकि देखो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमारी रेंज में आ रही है और इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी आप लोगों की रेंज में दिखा रहा है। तो ये आपका बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, जिसको आप लोगों को यहाँ पर सिंपली आप लोगों को यहाँ पर चेक कर ले रहा था। मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हुई है, इसमें कोई भी नया नहीं है ना। यहाँ पर मैंने क्या नहीं बताया, क्लास 15 ग्रेड के लिए क्या रहेगा, 12.5 से ऊपर वाली ग्रेड के लिए मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है, कितने परसेंट है, 15%। 20% वाला मामला कट हो जाएगा। यहां पर आप लोगों ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख ली कि क्लास 15 या उससे ऊपर जाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम इतनी होनी चाहिए, तो इतने के लिए आप लोगों ने इन दोनों को हटा दिया। तो कौन से बचे, A2 बचा, A4 बचा, इनकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी है ना। तो A2 और A4 को आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, IS 2180 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम बल्क डेंसिटी है हेवी ड्यूटी ब्रिक, देखो एक तो ये IS कोड याद रख लेना, हेवी ड्यूटी ब्रिक्स का। हेवी ड्यूटी ब्रिक्स आप लोगों को यहां पर, हेवी ड्यूटी ब्रिक्स जो है आप लोगों को यहां पर 2 ग्रेड में देखने को मिलेगी। पहला ग्रेड आता है 40 ग्रेड, दूसरा ग्रेड आता है आप लोगों को यहां पर 45 ग्रेड। ठीक है, 40 ग्रेड का मतलब है कि आप लोगों की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 40 है और मैक्सिमम जो है 45 है, यानी कि 40 से लेके 45 मेगापास्कल तक की स्ट्रेंथ इसके अंडर में लाई करती है। और अगर यदि आप लोगों की स्ट्रेंथ 45 मेगापास्कल से ज्यादा है आपकी किसकी, ब्रिक की, तो आप लोग यहां पर हेवी ड्यूटी वाले के अंदर आ जाते हैं, क्लास सेकंड क्लास, दैट इज द 45 ग्रेड, है ना। ये 2 ग्रेड के अंदर हमने हेवी ड्यूटी ब्रिक को क्लासिफाई कर रखा है। हेवी ड्यूटी ब्रिक जो है इसकी अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो इसकी बल्क डेंसिटी लगभग 2500 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर आप लोग ग्राम पर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आपको मिलती है, इससे ज्यादा ही मिलती है ना। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी आपको, है ना। इसके अलावा अगर यदि यहां पर मैं बताऊं कि जो ब्रिक होती है इस तरह की हेवी ड्यूटी ब्रिक जो होती है, इसके अंदर टॉलरेंस भी देख लो आप लोग। जो आप लोगों की 19 सेंटीमीटर वाली साइड है उस साइड के अंदर ±4 mm से ज्यादा फॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो 9 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके अंदर ±2 mm से ज्यादा का फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है।
यानी कि एक ब्रिक जो है ना, एक जो ब्रिक आप लोग बना रहे हो, इस ब्रिक की जो साइज है ना उसमें भी बेटर कंट्रोल करना पड़ता है कि 19 mm की 19 सेंटीमीटर वाली साइड में 4 mm का प्लस माइनस का डिफॉर्मेशन हो सकता है, और साथ में अगर यदि वो आप लोगों की 9 सेंटीमीटर वाली साइड में 2 mm से ज्यादा का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए ना। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, वेल कंट्रोल तरीके से आप लोग यहाँ पर बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिना, देखो एल्यूमिना फिर पूछ लिया। नेक्स्ट अच्छा देखो, इसको तो निकाल ही सकते हो आप लोग है ना, सेम तरह का सवाल है 2021 में आया, ये भी 21 में ही है ना। देखो 21 में, ये 2020 में आया, सेम सवाल आप लोगों का 20 इसमें आ गया। देखो अब थोड़ा सा डाटा चेंज किया है इसने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन फर्म ने डिसाइड किया है बर्न्ड क्ले ब्रिक से काम करना है, और कौन सी क्लास से काम करना है, क्लास 20 से काम करना है। क्लास 20 का मतलब क्या हो गया, क्लास 20 का मतलब हो गया आप लोगों का यहाँ पर कि आप लोगों की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20 मेगापास्कल या इससे ज्यादा रहेगी। ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम। तो 20 मेगापास्कल को चेंज करूं तो मेरे पास यहां पर निकल के आएगा 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 20,000 से कम वाले ऑलरेडी आप लोग उड़ा दो, ठीक है। तो यानी कि आप लोग S2 को काम में ले सकते हैं, अभी S3 को ले सकते हैं, और साथ में S5 को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देखूं तो क्लास 12.5 से ऊपर के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 15% पर लिमिटेड है, मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। तो 20% से देखो 15 से ज्यादा कौन पहुंच गया, ये पहुंच गया, तो ये वाला ग्रेड उड़ जाएगा, ये वाला ग्रेड भी काम में नहीं लेंगे। तो कौन कौन से ग्रेड बचे हमारे लिए, एक तो S3 बचा, एक S5 बचा। तो S3 एंड S5 ओनली आप लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं, बाकी काम में नहीं लेंगे फॉर दिस कंस्ट्रक्शन पर्पस। आपको बाकी रेस्ट ऑफ दी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही पूछा है ना, बस लास्ट में देख लेना, सेलेक्ट कौन सा सैंपल है, ऐसा नहीं पूछ ले कि कौन सा सैंपल हटाना है, उस केस में अलग हो जाएगा आंसर ना, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा S3 S5 ओनली को आप लोग यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ब्रिक के सवाल हमने देख लिए हैं 2021 तक के SSC के, ठीक है। मिलते बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।